गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महेश बर्नवाल की प्रैक्टिस सेट 2 के सेट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस 2 सेट का प्रैक्टिस और डिस्कशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करते हैं उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं काफ़ी डिटेल डिस्कशन करूँ ताकि जो भी ऑप्शन है उसकी भी क्लियरिटी हमें हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी उस तरीके का क्वेश्चन या उसके आसपास का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे नहीं छूटे। लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे वीडियो का लेंथ जो है एट मैक्स 40 मिनट का होता है, और मुझे पता है आप में से कोई इतनी जहमत नहीं उठाएगा और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 3 घंटा का एक वीडियो देखे। इसकी वजह से मैं काफ़ी शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ। खैर, आप अपना रिकमेंडेशन मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, और अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित स्तंभ लेखों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन बी जाना है। सबसे पहले तो सारनाथ है जो कि बनारस के नज़दीक है, फिर कौशाम्बी ये इलाहाबाद के नज़दीक है, गुर्जरा ये एमपी में है, तो भाबरू है ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 2, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, नागर शैली। देखिए, उत्तरी भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उसे नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में जो शैली है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेके कावेरी नदी तक नीचे तक फैली हुई है, और विंध्या से लेके विंध्यन माउंटेन से लेके कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, उसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, और इसी दोनों शैली की विशेषता को बेशर शैली कहते हैं। ओके, पंचायतन शैली का मतलब ये होता है कि एक जो गर्भगृह होता है उसके आसपास जो 4 इंपॉर्टेंट डेटीज होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं, तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन मतलब 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें दोस्तों सही सुमेलन बताना है। ऑप्शन दोस्तों इसमें से 3 करेक्ट है। तज़किरा, सूफी संतों की जीवनी का स्मरण। मुक्तबात का मतलब होता है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन, जबकि मुल्फुजात का मतलब होता है सूफी संतों का बातचीत। क्वेश्चन नंबर 4, वीर शैव परंपरा का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, कर्नाटक राज्य में हुआ है। वीर शैव को मानने वाले लोगों को दोस्तों लिंगायत भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि वे अपने गले में एक छोटा सा शिवलिंग पहनते हैं, और इसके जो संस्थापक थे वासवना थे। इनका 1131 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था, और ये चालुक्य या कालचुरी वंश में मंत्री थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बी करेक्ट है कि अकबरनामा फारसी में लिखी गई थी। मुगलों की मातृभाषा अरबी नहीं, वे तुर्की थी, और बाबरनामा का तुर्की से अरबी में नहीं फारसी में अनुवाद कराया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लेखकों को भारत में उनके आने के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अल-बिरूनी 1070 ईस्वी में भारत में आते हैं। अल-बिरूनी का पूरा नाम अबू रिहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था, जिसे शॉर्ट में अल-बरूनी कहा जाता था, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है तारीखुल हिंद। दूसरे नंबर पे दोस्तों इब्न बतूता आते हैं 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इनकी लिखी पुस्तक का नाम रिहाला है। और सबसे आखिर में फ्रांसवा बर्नियर आते हैं। ये औरंगजेब के शासनकाल में 1658 ईस्वी में भारत आए थे, और ये 1670 ईस्वी में चले जाते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य में कुदूरी चिट्टी कहलाते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, घोड़े के व्यापारी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप सबको पता है हरिहर और बुक्का ने करी थी, और ये साम्राज्य जो है 1350 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जैसे मगध पे कई वंशों के शासकों ने लगातार शासन किया, उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में भी कई अलग अलग वंश के लोगों ने शासन किया। ओके, जिसमें सबसे पहला वंश था संगम वंश, और हरिहर और बुक्का इसी वंश से संबंधित थे। इसके बाद सुलू वंश आता है, फिर तुलु वंश आता है, और उसके बाद अरविड वंश आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। उपयुक्त कथन शेरशाह ने किस युद्ध के पश्चात कहा था। ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, मरवाड़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1912 में बांकी में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया किया गया था। और हमें ध्यान देना है बांकीपुर कांग्रेस का जो अध्यक्षता थी उसे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने किया था। इसके अलावा 1922 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस का दूसरा सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता
CR दास ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, ग्रुप ए में। इसके अलावा ग्रुप ए के राज्यों में असम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल शामिल थे। ओके, ग्रुप डी के स्टेट में केवल और केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। देखिए दोस्तों, 1956 में फजल अली कमीशन की अनुशंसा पर संविधान में 7वां संशोधन किया जाता है और राज्यों का ये वर्गीकरण है इसे समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद राज्यों का सिर्फ 2 क्लास बनाया गया। एक को राज्य कहते थे और दूसरे को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ओके, तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है तो उस समय टोटल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में कुल 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार एक निर्धन राज्य है। इसमें यार दोस्तों ऑप्शन ई जाएगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिहार विद्यापीठ का। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, प्रकाश भूमि की वापसी की मांग। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कथन और कारण वाला सवाल है। कथन दिया गया है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ये कथन करेक्ट है। कारण दिया गया है दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। ये कारण भी करेक्ट है और ये कह रहा है कि चूंकि उद्योगों का विकास दक्षिणी बिहार में हुआ है इसकी वजह से वे अधिक विकसित है, यानी ये कारण जो है कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसकी वजह से दोस्तों ऑप्शन इसमें ए जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए करेक्ट, सोन नदी पटना के नजदीक गंगा नदी से मिलती है, जबकि पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के नजदीक गंगा से मिलती है और गंडक नदी सोनपुर के नजदीक गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, वैशाली, सहारनपटना, मुंगेर आदि से उपलब्ध पाषाण औजार उपकरणों का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, नागार्जुन पहाड़ी में किसने आजीविकाओं के लिए गुफा का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, अशोक और दशरथ। ऐसी कुल 7 गुफाओं का निर्माण कराया गया था जिसे सतगर्भ या 7 केव भी कहा जाता है, जिसमें 4 गुफाएं बरबरा की पहाड़ियों में और 3 गुफाएं नागार्जुन की पहाड़ियों में कराई गई थी। आजीविक पंथ का संस्थापक जो है वो कोशला मस्करी पुत्रा थे। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद की रचनाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों ए और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, 445 किलोमीटर। इसके अलावा एनसीईआरटी में गंगा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यूपी में इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल में इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। बिहार में 445 किलोमीटर, जबकि उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। ओके, गंगा नदी जो है वे भागीरथी नदी के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के नजदीक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इस ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3900 मीटर है। ओके, अलकनंदा जो कि सतोपथ से निकल रही है और भागीरथी जो कि गोमुख से निकल रही है, जब ये दोनों नदियां का संगम होता है तो उसके संगम स्थल को दोस्तों हम लोग देवप्रयाग कहते हैं और देवप्रयाग पे जब ये नदियां मिलती हैं उसके बाद इस नदी को हम लोग संयुक्त रूप से गंगा नदी कहते हैं। ओके, अलकनंदा है सतोपथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ के नजदीक निकलती। गंगा नदी जो है वो हरिद्वार में मैदानी भागों में उतरती हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम जो है वो यमुना है और बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? ऑप्शन बी करेक्ट है, पायराइट। 2020-21 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों वो छत्तीसगढ़ रहा है। चुना पत्थर के उत्पादन में कहीं मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है, कहीं राजस्थान का नाम दिया गया, तो उसे अपने हिसाब से आपको टिक करना है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडारण जो है रिजर्व दोस्तों वे पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे जम्मू और कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? ऑप्शन ई करेक्ट है, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लिया था या संबंधित थे? ऑप्शन डी करेक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? का ऑप्शन सी करेक्ट है, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, तबकाते नासरी। इसके लेखक का नाम मिनहाज सिराज है। तारिखुल हिंद के लेखक जैसा हमने देखा अभी अलबरूनी हैं, जबकि रियाज ए सलातीन के लेखक गुलाम हुसैन सलीम है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था?
ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, इब्राहिम खान है। क्वेश्चन नंबर 27, वीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार का विरोध किया था? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, पहाड़िया विद्रोह। इसके अलावा आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि ये जो 4 विद्रोह के नाम दिए हैं इसको आप सही कालानुक्रम में सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे पहले जो है पहाड़िया विद्रोह होता है 1778 ईस्वी में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में। इसके बाद दोस्तों होद विद्रोह होता है 1827 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे दोस्तों संथाल का विद्रोह होता है 1855 से 1856 में, इसका नेतृत्व सिद्धौर कान्हो ने किया था। और सबसे लास्ट में 1899 से लेके 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा का विद्रोह हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध, इसे कहीं कहीं गुरिल्ला युद्ध भी लिखा रहता है, तो कोई भी स्टेटमेंट हो, किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 29, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, मेजर होम्स की। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। ऑप्शन में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वे सारे करेक्ट हैं यानी। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का विधानमंडल बनता है दोस्तों, कहीं का भी विधानमंडल जो है वो विधानसभा और विधान और राज्यपाल के मिलने से बनता है, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे बाइकेरेमल है यानी जहाँ पे 2 सदन है वहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यमंडल के मिलने से विधानमंडल का निर्माण होता है। ओके, बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीट है, जबकि विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। ऑलराइट, में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, 8.60%। अगर नंबर की बात करें तो 10,40,99,452 लोग हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, भोजपुर से। क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 225 की। आप सबको पता है कि बिहार जो है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2022-23 तक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता का पुनर्निर्माण लगाया गया है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे तो बिहार के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कृषि। देखिए छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है जो भी नए लेबर किसी काम में जब जाते हैं तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। जैसे फर्ज करिए कि 2 लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं और 2 लोग मिलके कुल 10 किलो अनाज का उत्पादन करते हैं। ओके, फिर इसमें एक और नए लेबर भी जुट जाते हैं, यानी अब लेबर कितने हो गए? 3, लेकिन अभी भी उत्पादन कितना हो रहा है? 10 है। यानी कि जो एक्स्ट्रा एक लेबर जुटा है उसकी उत्पादकता या उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है? वो 0 हो रही है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐसा लगता तो है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती है। तो ऐसी ही बेरोजगारी को दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, ईस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है, रोहतास और कैमूर के पठारी भागों में। क्वेश्चन नंबर 39, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोस्तों सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, विलेजली के द्वारा सहायक संधि और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन की समाप्ति करी। बी और डी करेक्ट। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कर्नवालिस के शासनकाल में नहीं, वारेन हेस्टिंग के काल में आता है। उसी तरीके से सती प्रथा पर रोक जो है डलहौजी ने नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 43, यंग इंडिया जिसका बंबई से द्विसाप्ताहिक प्रकाशन होता था, किस पार्टी द्वारा एक साप्ताहिक रूप से प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, होम रूल पार्टी द्वारा। और ये बेसिकली एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसने इस अखबार को शुरू किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, इस आंदोलन ने निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित नहीं किया था, ये बेसिकली मिडिल क्लास का मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 45, शोर कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, कामागाटो मारू प्रकरण से। देखिए कामागाटा मारू जो है वे एक शिप था जो हांगकांग और सिंगापुर से कुछ भारतीय लोगों को कनाडा
के वैंकूवर शहर में लेके जा रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे कनाडियन अथॉरिटी ने शिप को एंकर करने से, शिप को वहाँ पे रुकने से मना कर दिया और वे सारे लोग जब भारत की ओर लौटे उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि वे लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये पूरा प्रकरण जो है वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होता है 1914 में, और इसी प्रकरण को कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाफत आंदोलन का विरोधी था? ऑप्शन सी करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 47, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के पश्चात किसने इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था? ऑप्शन सी करेक्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 48, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए द वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया था? ऑप्शन ए करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और दूसरे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ओके, सी राजगोपालाचारी के बारे में गांधी जी कहते हैं कि ही इज माई कॉन्शियस कीपर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सबसे पहले घटित हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। या फिर इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑप्शन है इसको कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो देखिए, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह होता है 1763 ईस्वी में, फिर कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 ईस्वी में, फिर पाबना का विद्रोह होता है 1873 में, और आखिर में दक्कन का विद्रोह होता है 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक हैं, इसमें कौन से गलत सुमेलित हैं आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, इंटरनल इंडिया की लेखक एनी बेसेंट नहीं, इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित था? ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, फूलन प्रसाद वर्मा, ये सारे लोग कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाई द्वारा किन्हें मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन ए करेक्ट है, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित को उसकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले वो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1820 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है, जबकि देव समाज की स्थापना 1887 में होती है। तो अरेंज करने के बाद ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, पूना पैक्ट 13 जून 1817 को जो हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट करिए, अरेंज करिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है 1916 ईस्वी में। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह आता है, फिर 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह आता है और 1920 में असहयोग आंदोलन आता है, यानी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 58, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। और आप सबको पता है कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है, अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड और नाइट्रोजन दो मेजर कंपोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन ई जाना चाहिए था, आपके बुक में ऑप्शन बी दिया गया है। देखिए, क्योंकि प्राकृतिक में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। ओके, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बाद से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, तीसरे नंबर पे होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथे नंबर पे होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स का हिंदी नाभिकीय बल होता है। अब ये वीक वाला नाभिकीय बल के बारे में बात की गई है कि स्ट्रॉन्ग के बारे में, ऐसा क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैं ये ई कह रहा था। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वे सबसे मजबूत बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वे सबसे वीक फोर्स होता है। लेकिन अगर रेंज के बारे में बात करें कि ये बल के प्रभाव की सीमा पे, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आकाश का बहुत लाइट ईयर दूर भी जो पिंड है वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट डाल पाते हैं, जबकि नाभिकीय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो सीमा होती है वे सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 60, हीरा इसलिए कठोर होता है क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कुछ तथ्य दिए गए हैं और उसे सूची 2 के साथ मिलान करना है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों शरीर का तापमान होता है। 76
76 सेंटीमीटर पारे पे वायुमंडलीय दबाव माना जाता है। 80/120 जो है मनुष्य के रक्त का औसत दबाव है और 32 पाउंड कार में टायर का दबाव है। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा की चालकता यानी कंडक्टिविटी के बारे में पूछा गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। दिए गए सारे ऑप्शन में चांदी सबसे ज्यादा ऊष्मा का कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 63, जिन मिश्रित द्रव्यों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है उन्हें निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रभावी आसवन, जिसका इंग्लिश होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से जो हम लोग पेट्रोल, डीजल या अन्य जो चीज पदार्थ प्राप्त हम करते हैं उसमें भी प्रभावी आसवन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन जो दो हल्के परमाणु होते हैं वो उच्च ताप और दबाव के कारण मिल के एक हेवियर एलिमेंट का निर्माण करते हैं। जैसे तो दो हाइड्रोजन एलिमेंट के मिलने से हीलियम का निर्माण हो, और इस संलयन या विखंडन की प्रक्रिया के दौरान जो उनके मास में परिवर्तन होता है यानी जो उनके वजन में जो चेंजेज आता है उसी वजन में चेंजेज की वजह से ऊर्जा का उत्पादन होता है। नाभिकीय विखंडन के जरिए परमाणु बम का सिद्धांत कार्य करता है, या फिर हम लोग जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे उसमें भी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग लाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, टेट्राएथिल लेड। क्वेश्चन नंबर 67, पेसमेकर का कार्य होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, हृदय स्पंदन को समंजित करना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस किस में डीएनए पाया जाता है? डीएनए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण में शामिल है। ऑप्शन ई करेक्ट है, चारों के चारों ऑप्शन। देखिए विटेकर ने जो जगत वर्गीकरण किया था उसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ओके, जिसमें एक किंगडम मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा प्लांटेई है, चौथा फंजाई है और पांचवा एनिमैलिया है। क्वेश्चन नंबर 70, तंत्रिका इकाई होती है। ऑप्शन दोस्त बी करेक्ट है, न्यूरॉन। 71, निम्नलिखित में से किस पादप बल को उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ब्रायोफाइटा को। देखिए ब्रायोफाइटा में जाइलम जो कि पानी को पहुंचाने वाली उत्तक है और फाइलम जो कि भोजन को अलग अलग पौधों के अंग तक पहुंचाने वाला जो उत्तक है वो दोनों नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा की झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड का मतलब दोस्तों फैट होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 75, रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने वाली तकनीक कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रोमैटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? स्टेटमेंट ए आयोडीन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, स्टेटमेंट में घटती दिया है इसलिए इनकरेक्ट है। और सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, अनाईमुडी वो केरल के एर्नाकुलम जिले में है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? ऑप्शन बी और डी, कृष्णा और महानदी दोनों नदियां करेक्ट हैं। सिंधु और तापी नदी आप सबको पता है कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं जो अरब सागर में गिर। पहली नदी जो है शेतरुंजी है, फिर भद्रा है, फिर घघरा है, फिर माही है, वैतरना है, कालिंदी है, शरावती है, मांडोवी है, ज्वारी है, भारत भुजाय और पेरियार है, ओके। उसी तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें है स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, वंशाधारा, पिन्नार, पुल्लार और वैगी। क्वेश्चन नंबर 79, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन बी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों इस मृदा में लौ ऑक्साइड और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है, कमी नहीं पाई जाती, ओके। बिहार में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन ए पटना और सी छपरा, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उसी तरीके से गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 82,
शीतकालीन मानसून पवनों के द्वारा भारत में वर्षा नहीं होती, इसके लिए निम्नलिखित में क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों ग्रेट बेयर लेक है, उसके बाद फिर विनिपेग झील है, तीसरे नंबर पे ह्यूरॉन आती है और चौथे पे विक्टोरिया आती है। इन झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ग्रेट बियर झील ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ह्यूरॉन झील जो है कनाडा और यूएसए के बीच उत्तरी अमेरिका की जो 5 महान झीलों की श्रृंखला है जिसे 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है, उसमें से एक लेक है। उन 5 लेकों के नाम, उन 5 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर एरी है और आखिर में ओंटारियो है। ओके, हमें ध्यान देना है कि सुपीरियर लेक जो है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओके, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका के केनिया, युगांडा और तंजानिया देशों के बीच में है और ये लेक सुपीरियर के बाद से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑलराइट, और व्हाइट नील नदी जो है इसी नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है? ऑप्शन दोस्तों बी बोलीविया और सी पराग्वे, दोनों करेक्ट हैं। देखिए हम इनके कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। पेरू का कैपिटल दोस्तों लीमा है, उसके बाद बोलीविया का कैपिटल जो है सुक्रर है, पराग्वे का कैपिटल दोस्तों आसुनसियोन है और उरुग्वे का कैपिटल मोंटेविडियो है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। सबसे पहले दोस्तों महादेव की पहाड़ियां हैं, फिर नीलगिरी आती है, फिर कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, यानी 1, 3, 2 स्टेट ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 में खनिज का नाम दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है, इसको सही मिलान करना है। देखिए दोस्तों जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार जो है वह राजस्थान में पाया जाता है। भारत का 80% जिप्सम राजस्थान में है। भारत का लगभग तकरीबन 35% ग्रेफाइट जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो सबसे बड़ा है। फेल्सफर दोस्तों सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में भारत का कुल 66% फेल्सफर पाया जाता है और निकेल जो है वे सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट ओडिशा में है, यानी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्य ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन डी करेक्ट है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 88, जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में पाई जाने वाली लोसाई जनजाति के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा असत्य कथन है? दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट ई जाएगा, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी ये तीनों इनकरेक्ट हैं। यह भारत के झारखंड में नहीं बल्कि यह मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर में पाई जाती है। इसका संबंध कॉकेशियस से नहीं मंगोलॉयड प्रजाति से है और इनके बाल छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, समरसता। इसके अलावा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो भी बात कही गई है वो हमें पता होनी चाहिए, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले भारत के बारे में ये कहा गया है कि हमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। इसमें जो ऑर्डर है आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑर्डर भी पूछे जाते हैं। न्याय के बारे में बात करें तो 3 तरीके की न्याय के बारे में संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता दोस्तों 4 तरीके की है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म या उपासना की स्वतंत्रता। ओके, अगर समता के बारे में बात करें तो 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और फिर अवसर की समता। ऑलराइट, और इसमें जो डेट दिया गया है संविधान को अंगीकार करने का वो है 26 नवंबर 1949। ये जितने फैक्ट मैंने आपको बताए आपको शब्दहस्त याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसके द्वारा केंद्रीय विधानसभा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, असर्शन रीजन का सवाल है दोस्तों, इसमें इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए राज्य से धर्म का बिलगाव जो है फॉरेन में जो या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उसमें चलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस में जो जिसे लसीते कहते हैं वो है। संविधान में सबसे पहले दोस्तों सेकुलरिज्म को डिफाइन कहीं नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये बताई है सेकुलरिज्म की परिभाषा कि भारतीय सेकुलरिज्म के हिसाब से राज्य जो है वो किसी भी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा और फिर इंडियन स्टेट का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। तो जब हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दोस्तों बी छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 95, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ई जाना चाहिए था कि इसमें कोई भी सही नहीं है, लेकिन आपके बुक में इसका ऑप्शन सी दिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वह सांसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि संविधान के आर्टिकल 75(3) में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद, जिसका प्रधानमंत्री एक भाग है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और संसद में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों आते। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो है 1967 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती का केस जो है 1973 में आता है और इसमें जो है संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे से संबंधित सिद्धांत दिया गया था। मिनर्वा मिल्स का मामला जो है वो 1980 में आता है और इसमें भी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो 1973 केशवानंद भारती केस में दिया गया था, नई चीजों को जोड़ा जाता है। आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का मामला जो है वह 2007 में आता है और इसमें जुडिशियल रिव्यू यानी कि कोर्ट द्वारा कानून की समीक्षा से संबंधित बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 97, पंचायत और नगर पालिकाओं को सौंपे गए विषय का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होगा, यह वर्णित है। ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है 243 में। 243 डी में दोस्तों पंचायत में एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों के रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। 243 में दोस्तों जो मेंबर कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, उनकी योग्यता और अयोग्यता के बारे में बात की गई। लेकिन हमें ध्यान देना है, इसमें अयोग्यता में ये स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी मेंबर 25 साल से कम है, इस बात के लिए आप उसे अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। अनुच्छेद 243 इसमें यह कहा गया है कि 5 साल पे इलेक्शन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण डिलिमिटेशन कमीशन करता है। डिलिमिटेशन कमीशन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद के द्वारा कानून बनाकर उसका निर्माण किया जाता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 82 में ये भी कहा गया है कि जब भी सेंसस कंप्लीट होगा, जब भी एक जनगणना पूरा होता है जो भारत में 10 साल पे होता है, तो उसके बाद संसद डिलिमिटेशन कमीशन निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने के लिए बनाएगी। भारत में अभी तक कुल ऐसे 4 कमीशन बने हैं, 1952, 1967, 1972 और 2002 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में कब शामिल किया। ऑप्शन बी करेक्ट है 17 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 101, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की निहरता के सवालों का निपटारा करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 20 जो है दोस्तों वे अपराधों हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध जो है प्रधान और दैहिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 29 जो दोस्तों अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 31 जो है अल्पसंख्यकों वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बैंकों के अलावा मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। ये इनकरेक्ट है। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 104, किसी चेक के सबसे निचले हिस्से में क्या क्या अंकित होता है। ऑप्शन सी चेक नंबर और डी बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड। क्वेश्चन नंबर 105, लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह कौन था जिसकी बैकुंठ शुक्ला ने हत्या कर दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट है फणींद्रनाथ घोष। क्वेश्चन नंबर 106, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में तुलना में कौन से कारक शामिल नहीं है। ऑप्शन डी रोजगार को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 में दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो मत्स्य है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब नेचर में जो भी मटीरियल है आप उसका रॉ फॉर्म में उसका कच्चे माल के तौर पे जब उपयोग करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेचर में जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं उसका जब आप प्रोसेसिंग करते हैं या फिर उससे नई चीज़ों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग द्वितीय गतिविधि कहते हैं। जैसे कि मिट्टी प्राकृतिक आपको देती है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और ईंट का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से तृतीय क्षेत्र मतलब ये दोस्तों सर्विस सेक्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत सरकार द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई के उत्तरदायी कारण क्या थे। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई करेक्ट है। जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 109, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। ऑप्शन ए करेक्ट है 41,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 110, बजट 2021 में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है 2.23 लाख करोड़।
क्वेश्चन नंबर 111, वर्ष 2020-21 में शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 112, बीमा क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई को सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 74%। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 114, भारत का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115, 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 116, अप्रैल नवंबर 2020 में शेष 4 निर्यातक वस्तुओं में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन दोस्तों ए कोयला। हम लोग कोयला तो दोस्तों इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है। चौथा, सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व ध्यान रखना है चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रोजेक्ट रिहैब की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी कोडांगू और सी बलरामपुर दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119, 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से करी गई? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 120, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, योगा फॉर वेलनेस। क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने करी है? ऑप्शन डी करेक्ट है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों कि वैश्विक शांति सूचकांक पर रिपोर्ट में भारत का कितना स्थान मिला हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 135। और ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम भी हमें याद रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। और ये रिपोर्ट का संस्करण कितना है? 15वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 123, 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें शपथ दिलाया गया? ऑप्शन सी जस्टिस एन बी रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल 34 जज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में फीफा ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी है? ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 125, नेस्कॉम की पहला महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी रेखा एम मेनन को। क्वेश्चन नंबर 126, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीएमएस का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज होता है, का आयोजन भारत के किस स्थान पे किया गया? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, गांधीनगर गुजरात में। और सीएमएस कन्वेंशन जो है इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसमें कुल 130 सदस्य हैं और इसे 1969 में साइन किया गया था और ये 1983 में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 128, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन सी शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 129, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट है, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 130, गोगा बिल को बिहार का प्रथम सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 131, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में बांस भूमि में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 3229 वर्ग किलोमीटर का। 19-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, टर्शियरी सेक्टर। 133, बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 19-20 में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कर राजस्व से। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गया जिले में। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, लोहिया योजना। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार में 2019-20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट है, 163.80 लाख टन का। क्वेश्चन नंबर 137, सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, पेरिस में। जब 2024 का यह आयोजन संपन्न होगा उसी के साथ लंदन पेरिस एक ऐसा सिटी बन जाएगा जहाँ पे समर ओलंपिक जो है 3 बार आयोजित किया गया है। लंदन में समर ओलंपिक क्रमशः 1908, 1948 और 2012 में किया गया था। उसी तरीके से फ्रांस में समर ओलंपिक का आयोजन 1900 में, फिर 1924 में हुआ था और अगला 1924 में होना है। क्वेश्चन नंबर 139, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा कितने मीटर का भाला फेंका था? ऑप्शन ए करेक्ट है, 87.58 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे बनकर तैयार हो गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत ऑब्वियस सवाल है, नीतीश कुमार। अगला 10 क्वेश्चन मैथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर भी एक करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147 दोस्तों बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148 ए, क्वेश्चन नंबर 149 ए और क्वेश्चन नंबर 150 ए। तो आज का हमारा सेट का डिस्कशन यही कंप्लीट होता है।